सिपाही ने हड़बड़ी में बताया कि उसी जगह से लोग आए हैं और विस्काउंट जारेन की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने फौरन पूरी बात जाननी चाहिए कि वे अजनबी कहाँ हैं और उसके दरवाजे के कितने करीब आ गए हैं। कमरे का दरवाजा खुला और हंसी मजाक के बीच एक तलवार की धार जैसी खामोशी छा गई। एक नौजवान सामने आया और कमांडर इन चीफ को ऐसी शांति के साथ नमस्ते किया जो गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक महसूस हो रही थी। वो स्पेशल यूनिट का यान था। उसकी कमर सीधी और नजरें सख्त थीं, और उसके पीछे लेडी लोरेना बेओवुल्फ एक आने वाले तूफान की तरह खड़ी थी। वे दोनों विस्काउंट के ऐशो आराम वाले कमरे में मोर्चे की कड़वाहट और ठंडक ले आए थे। विस्काउंट जारेन ने अपने भारी हाथ में एक मोटा सिगार पकड़ा हुआ था। उसकी उंगली में एक अंगूठी चमक रही थी जैसे दौलत ही उसकी ढाल हो। ऐशो आराम के बीच घिरा होने के बावजूद वो किसी फौजी लीडर के बजाय एक ऐसा आदमी लग रहा था जिसे लगता था कि पैसा उसे हर खतरे से बचा लेगा। विस्काउंट जारेन ने अपनी घनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कुछ लोग बिना बुलाए उसके आलीशान कमरे में घुस आए हैं। फिर जैसे उनका वहां होना कोई बड़ा मजाक हो, वो जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी हंसी में नफरत भी थी और मजाक भी। वो अपने सिगार के धुएं और रेशमी तकियों के पीछे बैठकर सामने खड़ी उस स्पेशल यूनिट का मजाक उड़ा रहा था। उसे एक पुरानी कड़वी याद आई। पिछली बार जो तथाकथित मदद भेजी गई थी, वे बस अनाड़ी नौसिखिए थे जिन्हें मरने के लिए आगे कर दिया गया था। उस याद ने उसकी नफरत और बढ़ा दी। विस्काउंट जारेन पीछे झुककर आराम से बैठ गया और जोर से बोलने लगा कि आखिर ये नए लोग चाहते क्या हैं। उसे लगा कि ये या तो भोले हैं या मजबूर या फिर इतने बेवकूफ कि उन्हें लगता है कि उनके ओहदे मुर्दों को रोक लेंगे। यान ने शांत नजरों से उस रसूखदार दिखने वाले आदमी को देखा और पल भर में उसकी असलियत सामने आ गई। उन चमकती अंगूठियों और बनावटी घमंड के पीछे यान ने सच पहचान लिया। विस्काउंट जारेन कोई जंग लड़ने वाला लीडर नहीं था। वो तो बस एक और भ्रष्ट रईस था जिसने ताकत को किसी चोरी के कवच की तरह ओढ़ रखा था। अमीरी में पैदा हुए जारेन को कभी टैलेंट, अनुशासन या हिम्मत की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसे ऐश-ओ आराम ने पाला था, मुसीबतों ने नहीं। और ये बात कि ऐसा निकम्मा इंसान कमांडर इन चीफ बन गया, साफ साफ रिश्वत की ओर इशारा कर रही थी। यान को जैसे साफ दिख रहा था कि इस कुर्सी को खरीदने के लिए सोने के कितने ढेर दिए गए होंगे। जब यान ने बताया कि वे उस स्पेशल यूनिट की जांच करने आए हैं जिसे पहले पूर्व की तरफ भेजा गया था, तो विस्काउंट जारेन आलस भरे अंदाज में सवाल पूछकर मासूम बनने का नाटक करने लगा। उसने दावा किया कि मिशन के दौरान अचानक दानवों की भीड़ आ गई थी, लेकिन यान और बाकी लोगों ने इस बारे में कुछ नहीं सुना था। न कोई चेतावनी, न कोई रिपोर्ट, न ही कोई अलार्म। ऐसा लग रहा था जैसे सच को किसी ईमानदार कान तक पहुंचने से पहले ही गला घोंटकर मार दिया गया हो। वही खामोशी वजह थी कि स्पेशल यूनिट के लिए ये जांच बहुत जरूरी थी। कुछ तो गलत हुआ था, कुछ छुपाया गया था। जो रिकॉर्ड में होना चाहिए था और जो असल में था, उनके बीच का फर्क किसी गहरे स्खम जैसा लग रहा था जिसे जानबूझकर सिस्टम में किया गया हो। अपनी सख्त और टकटकी लगाए नजरों से यान ने सामने बैठे उस मोटे विस्काउंट से वादा किया कि वो सब कुछ पता लगा लेगा, चाहे सच कितना ही गहरा क्यों न दबा हो। उसकी बातें धीमी थीं पर चुभने वाली। उनमें ऐसा यकीन था जो इजाजत नहीं मांगता था, बस अंजाम की चेतावनी देता था। विस्काउंट जारेन को उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं हुआ। वो मजाक उड़ाते हुए उन्हें घूरने लगा और स्पेशल यूनिट के नाम को ऐसे अनसुना कर दिया जैसे वो कोई शोर हो, मानो उनका बैज किसी बच्चे का खिलौना हो। यान और लेडी लोरेना बेओवुल्फ बस उसे देखते रहे, जबकि वो कैंप कमांडर मुंह बनाकर कहने लगा कि वे अपनी इस स्पेशल फोर्स वाली बकवास से उसे हंसाना बंद करें।
उसने उनसे कहा कि वे इन पूर्वी इलाकों को कोई आरामदेह बसेरा समझने की गलती न करें जहां हीरो आकर आराम करें और पोज मारें। उसने कहा कि यहाँ इस वीराने में जो भी गायब होता है उसे या तो ज़ॉम्बी फाड़ देते हैं या फिर वो डरपोक जानवर की तरह किसी बिल में घुस जाता है और कभी बाहर नहीं आता। हाथ हिलाते हुए जारेन ने उन्हें स्पेशल फोर्स बनने का नाटक बंद करने को कहा और पीने का ऑफर दिया, जैसे शराब किसी रणनीति की जगह ले सकती हो। उसने चेतावनी दी कि अगर वे इसी तरह होश में और अकड़कर यहाँ वहाँ घूमेंगे तो वे सिर्फ प्लेन ऑफ द डेड में खो जाएंगे, मुर्दों के लिए परोसे हुए चारे की तरह। जब यान ने पूछा कि क्या विस्काउंट उनकी जांच में मदद करना चाहते हैं, तो जारेन जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उसे अपने घमंड की ही हिचकी आ गई हो। उसने ताना मारते हुए कहा कि वो मदद क्यों करेगा, जब आखिर में उन्हें भी दूसरों की तरह उसके सिपाहियों से मदद की भीख मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उसका मानना था कि यहाँ असली ताकत उसी के पास है जिसके पास कैंप की चाबियां हैं। मुस्कुराते हुए जारेन सोच ही रहा था कि इन मेहमानों में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, तभी यान की तलवार की वो जानी पहचानी चमक किसी टूटते तारे की तरह हवा में कौंधी। कमरे की गर्मी जैसे एकदम कम हो गई और फौलाद पर पड़ती रोशनी एक खामोश इशारा दे रही थी, बदतमीजी की भी एक हद होती है। अपनी ही शेखी बघारने में खोया हुआ विस्काउंट ये देख भी नहीं पाया कि कब उसका मोटा सिगार दो टुकड़ों में कट गया। वो वार इतना सटीक और आसान था कि वो हमला कम और धुएं और राख में लिखी एक चेतावनी ज्यादा लग रहा था। फिर उसे एकदम से होश आया, जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। विस्काउंट जारेन का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में खौफ छा गया जब उसे एहसास हुआ कि अभी क्या हो सकता था। वो तलवार तंबाकू के अलावा और भी बहुत कुछ काट सकती थी और उसका रुतबा उस महंगे कालीन पर पड़ी एक लाश बन सकता था। सिगार का कटा हुआ टुकड़ा राख बिखेरते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जारेन कांपते हुए उसे घूरने लगा। फिर उसने अपने बालों को छुआ, जैसे देख रहा हो कि वे अभी भी वहां हैं या नहीं। लेडी लोरेना के वार ने उसके बालों की एक लट सफाई से काट दी थी। ये बेइज्जती किसी भी जख्म से ज्यादा गहरी थी। हवेली के मालिक से शांत और थोड़े मजाकिया अंदाज में माफी मांगने के बाद लेडी लोरेना ने उसे सम्राट के उस आदेश की याद दिलाई जो अंदर सिगार पीने से मना करता था। उनके लहजे से साफ था कि कानून कोई सलाह नहीं है और एक कमांडर इन चीफ को भी किसी बिगड़े हुए बच्चे की तरह सुधारा जा सकता है। उनकी आंखों में कोई पछतावा या शर्म नहीं थी जब उन्होंने सीधे विस्काउंट जारेन की ओर देखा। चेहरे पर ठंडी दृढ़ता लिए लेडी लोरेना ने फिर से उनकी मदद मांगी। अब ये कोई विनती नहीं थी, बल्कि एक रईस की ताकत और एक योद्धा के सब्र से दिया गया दबाव था। इस बात से आग बबूला होकर कि मेहमानों ने उसके सामने तलवार निकालने की हिम्मत की, विस्काउंट जारेन गुस्से से फट पड़ा। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत अपने गार्ड्स को बुलाया और जो आदमी बाहर दुबके हुए थे वे कमरे में ऐसे भागे आए जैसे अपनी वफादारी दिखाने के लिए बस इसी मौके का इंतजार कर रहे हों। सिपाहियों ने मेहमानों को धमकी दी और वहीं खड़े रहने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मुकाबला किया तो जिंदा बाहर नहीं जाओगे। यान ने एक गहरी और हताश सांस ली। उसे अपनी साथी के उस गर्मागरम फैसले पर थोड़ा अफसोस हुआ जिसने डरपोकों के इस झुंड को छेड़ दिया था। तभी किसी ने घबराते हुए विस्काउंट को सलाह दी कि वो किसी भी हाल में इस खतरनाक आदमी के मुंह न लगे। ये कोई वीरता वाली चेतावनी नहीं थी, ये उस इंसान का डर था जो जानता था कि एक असली कातिल को उकसाने का मतलब है हवेली को कब्रिस्तान में बदल देना। विस्काउंट जारेन ने वे अफवाहें जरूर सुनी होंगी कि स्पेशल दस्ते में ड्यूक जेमा के खानदान से ताल्लुक रखने वाली एक कुलीन महिला है जो अपने बेरहम स्वभाव के लिए बदनाम है। और अब जब उस महिला ने एक गार्ड पर तलवार तान रखी थी तो विस्काउंट का बचाकुचा आत्मविश्वास भी डर में बदलने लगा।
कांपती आवाज में कमांडर इन चीफ ने आखिरकार उस लड़की का जिक्र किया, जैसे उसका नाम लेना ही कोई श्राप हो। उसकी बदनामी ही उसे सब समझाने के लिए काफी होनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ रईस बातचीत नहीं करते और उनकी तमीज वहीं खत्म हो जाती है जहां कोई उनके रास्ते में आता है। कमरे की रोशनी के ठीक बाहर से किसी भारी और डरावनी आवाज ने ड्यूक बेओवुल्फ की इकलौती बेटी लेडी लोरेना बेओवुल्फ को पुकारा। उस आवाज में एक अजीब सा रौब था जिसने पल भर के लिए सबको सन्न कर दिया। हर किसी का सिर अपने आप उसी तरफ घूम गया। एक विशाल और डरावना अजनबी सामने आया, जिसकी आंखें अंधेरे में कोयले की तरह जल रही थीं। उसने ड्यूक बेओवुल्फ का नाम ऐसे लिया जैसे किसी तूफान को दावत दे रहा हो। ये नाम उसने यूं ही नहीं लिया था, ये जानबूझकर किया गया था, एक ऐसा नाम जो बिना तलवार उठाए किसी की भी हिम्मत तोड़ दे। विस्काउंट जारेन का चेहरा एकदम उतर गया, पहचानते ही डर उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा। वो ड्यूक बेओवुल्फ को जानता था, वो शख्स जिसके पास 4 बड़े घरानों में सबसे ताकतवर सेना थी। ये जानकर विस्काउंट का गुस्सा काफूर हो गया और अब उसे बस अपनी जान बचाने की फिक्र होने लगी। उसे ड्यूक के उस गुस्से के बारे में भी पता था जिसके सामने बड़े बड़े रईस और जंगली भी आने से कतराते थे। अगर ड्यूक बेओवुल्फ नाराज हो गए तो कुछ भी हो सकता था, कोई ओहदा या दोस्ती आपको नहीं बचा पाती और सारे बहाने धरे के धरे रह जाते। धीरे धीरे हवेली के मालिक ने नजरें उठाईं, उसके चेहरे पर जहर जैसी नफरत और हताशा थी। उसने जमीन पर पड़ी राख को देखा और फिर उन लड़कों को जिन्होंने उसका सिगार और बालों की एक लट काट दी थी। उसका घमंड चकनाचूर हो चुका था और उसकी ताकत अब बेमानी लग रही थी। जारेन की चीख पुकार पर यान ने बस एक सवालिया नजरों से उसे देखा, मानो विस्काउंट को अब जाकर समझ आया हो कि उसका पाला किन लोगों से पड़ा है। जारेन को लगा कि लेडी लोरेना और यान उसे बेओवुल्फ के नाम से डरा रहे हैं, तो अपनी साख बचाने के लिए उसने उन्हें पलटकर डराने की ठान ली। जारेन गुर्राते हुए बोला कि उसके पीछे भी मार्क्विस शियोन का हाथ है। वो उस नाम को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वो उन्हें जताना चाहता था कि सिर्फ उन लड़कों के ही बड़े घरानों से संबंध नहीं हैं, उसके तार भी बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। उस मोटे आदमी की बात सुनकर यान गंभीर हो गया और तुरंत समझ गया कि जारेन किसकी बात कर रहा है। मार्क्विस शियोन नाम का अपना ही रसूख था, पुश्तैनी दौलत और खौफ जिसकी ताकत साम्राज्य की रगरग में खामोशी से दौड़ती थी। कहा जाता था कि मार्क्विस शियोन के पास पूर्व में इतनी जमीन थी जितना ज्यादातर काउंट सोच भी नहीं सकते। अफवाहें थीं कि आप उस इलाके से गुजर ही नहीं सकते जब तक कि उनके अधिकार क्षेत्र से होकर न जाएं। रास्ते, रसद, इजाजत, सब कुछ उन्हीं की मर्जी से चलता था। इतनी बड़ी जागीर के मालिक के संबंध भी जबरदस्त थे और उसकी ताकत राजनीति में पानी में घुली स्याही की तरह फैली हुई थी। उनके एक इशारे पर सौदे होते थे, फुसफुसाहट से अफसर तैनात किए जाते थे और जो उनके खिलाफ जाता उसके लिए सारे दरवाजे एक साथ बंद हो जाते थे। यान या किसी और ने ये नहीं सोचा था कि जारेन का नाता मार्क्विस शियोन से होगा। ये जानकर कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि ऐसा लगा जैसे खतरा और बढ़ गया है। इससे साफ इशारा मिला कि पूर्वी मोर्चे पर जो गड़बड़ी थी वो इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि उसे बड़े लोगों का सहारा हासिल था। शुरू से ही यान को यहाँ सब कुछ अजीब लग रहा था, जरूरत से ज्यादा लापरवाही और बनावटी कमियां। अब उसका शक यकीन में बदल गया। इस पूरी घटना के पीछे कुछ बहुत भयानक छिपा था, जो नशे में धुत सिपाहियों और बिके हुए कमांडरों की आड़ में दबा हुआ था। यान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, ऐसी मुस्कान जो किसी ऐसे शिकारी के चेहरे पर होती है जिसने दानवों का इतना शिकार किया हो कि वो इंसानी बुराई को सबसे खतरनाक समझने लगे। उस दानव संहारी ने मन ही मन फैसला कर लिया,
इस सब के पीछे कोई गहरी साजिश और किसी अदृश्य हाथ का खेल था। यान मुड़ा और लेडी लोरेना से कहा कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। ये सुनकर वो दंग रह गईं। वो जारेन से मदद का इंतजार कर रही थीं, पीछे हटने का नहीं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जब वे जाने लगे तो जारेन जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि वे डरपोकों की तरह दुम दबाकर भाग रहे हैं। उसने चिल्लाकर कहा कि मार्क्विस शियोन का नाम बेओवुल्फ से कहीं ज्यादा भारी है। वो खुद को बहुत ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। बाहर जाते समय जब लोरेना ने अपने खानदान के नाम का मजाक उड़ते सुना तो वो रुक गईं। वो धीरे से मुड़ी, आंखें सिकोड़ी और उस शेखी बघारते कमांडर को घूरने लगीं, जो अब खुद को बहुत तीस मार खा समझ रहा था क्योंकि उसे लगा कि वो अब सुरक्षित है। जारेन उन्हें जाते हुए देखता रहा और बार बार उसी बड़े नाम को जपता रहा, जैसे बार बार कहने से उसकी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी। जिस कमरे में वो लड़कियों के साथ ऐश कर रहा था वो अचानक खाली खाली सा लगने लगा। हंसी गायब हो गई और हवा में बस खौफ रह गया। लोरेना को समझ नहीं आ रहा था कि वे ऐसे कैसे जा सकते हैं। उनके लिए बिना सजा दिए वापस जाना हार जैसा था। उन्हें जारेन की वो घटिया मुस्कान याद आ रही थी और मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें लगा कि उन्होंने उस बदतमीज आदमी को ढंग का सबक भी नहीं सिखाया, न कोई चोट न ही कोई ऐसी बेइज्जती जिससे उनका कलेजा ठंडा हो। लेकिन यान जानता था कि जारेन जैसे आदमी के मुंह लगना बेकार है। वो एक दलदल जैसा था जिसमें उतरने का मतलब था खुद को फंसा लेना। जहां एक यान सोच रहा था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा या नहीं, वहीं जारेन के ऑफिस में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। हवेली के उन साफ सुथरे गलियारों में खामोशी से कुछ खेल चल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ शतरंज की बिसात बिछा रहा हो। वहां तैनात एक गार्ड पहले से ही जमीन पर बेहोश पड़ा था, जैसे किसी ने उसकी डोर काट दी हो। आसपास कोई भी ये बताने को तैयार नहीं था कि ये कैसे हुआ, और उस लाश जैसी खामोशी में सब कुछ बहुत सधा हुआ और सोचा समझा लग रहा था। रोमन को लगा कि यान ने उस ऑफिस में सब कुछ बिना किसी शोर शराबे के निपटा दिया होगा, जैसे कोई माहिर खिलाड़ी काम तमाम करता है, एकदम साफ सुथरा। पर क्रूएल ड्वाइट ने उस खामोशी का सारा श्रेय खुद को दे दिया, बड़े घमंड से कहा कि उसने सब संभाल लिया है, जैसे ये सब सिर्फ उसी की वजह से मुमकिन हुआ हो। ड्वाइट को लगा कि जिस चीज का जिक्र यान ने किया था वो अब रोमन के पास होगी। रोमन जो पहले से ही चिढ़ा हुआ था, उसने जोर देकर कहा कि वो चीज ड्वाइट के पास होनी चाहिए, क्योंकि तय ये हुआ था कि जब रोमन दुश्मनों को उलझाए रखेगा तब ड्वाइट उसे चुराएगा, न कि बाद में खड़े होकर पोज मारेगा। फिर से बहस छिड़ते देख चेरिल तुरंत बीच में आई और उन्हें शांत कराया। उसने याद दिलाया कि वे यहाँ एक खास काम से आए हैं, बेकार की लड़ाई के लिए नहीं। उसने सख्त लहजे में कहा कि अपनी ईगो के चक्कर में मिशन को दांव पर लगाना बंद करो। रोमन ने ड्वाइट को गुस्से से घूरा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये रईस बच्चा खुद को इतना बड़ा क्यों समझ रहा है। ड्वाइट की हर बात हुक्म जैसी लग रही थी और रोमन का सब्र अब जवाब दे रहा था। ड्वाइट के हिसाब से आम लोगों का काम ही रईसों की बात मानना था और तमीज से बात करना उसे फालतू की बात लगती थी। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे दुनिया अभी भी मालिक और गुलामों में बंटी हो, और प्यार से बात करने से जैसे उसकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। रोमन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, वो उसे घुटनों पर लाने के लिए तैयार लग रहा था। ड्वाइट भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने उल्टा चैलेंज देते हुए कहा कि वो रोमन को सिखाएगा कि रईसों के सामने झुकना क्या होता है। उसे जैसे दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता था। ये सब देख रही चेरिल अब पूरी तरह थक चुकी थी।
उसे समझ आ गया कि चाहे कोई रईस हो या आम आदमी, बेवकूफी में सब एक जैसे होते हैं। उन्हें बच्चों की तरह लड़ते देख उसे एहसास हुआ कि ओहदे से घमंड कम नहीं होता, बस नखरे दिखाने का तरीका बदल जाता है। कैशिल ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि अब और फालतू की बहस का वक्त नहीं बचा है। उसने साफ साफ धमकी दी कि वो यान को सब बता देगी, लेकिन रोमन और क्रूएल ड्वाइट ने झटपट उसे रोक लिया और मिन्नतें करने लगे कि मिशन बिगड़ने से पहले वो चुप रहे। दूसरी तरफ हवेली की चमकधमक और राजनीति से कोसों दूर एक वीरान किले में कुछ और ही चल रहा था। ये किला प्लेन ऑफ द डेड के बीचों बीच था, जहां चारों ओर सन्नाटा, धूल भरी हवा और दूर से आती मुर्दों की डरावनी आवाजें थीं। किले के दरवाजे बरसों से ऐसे ही पड़े होने के बाद भी मजबूत दिख रहे थे और एक भारी लोहे की जाली से बंद थे। वो जाली सुरक्षा की एक और दीवार थी, जो बाहर से होने वाले हर हमले से थरथरा रही थी, जैसे मुर्दे उसकी मजबूती को आजमा रहे हों। एक डरावने ज़ॉम्बी का हाथ उन सरियों के बीच से निकला, उसकी उंगलियां किसी टूटे हुए हुक की तरह खुरच रही थीं। वो अंदर घुसने के लिए अंधाधुंध हाथ पैर मार रहा था और पूरी ताकत से जाली को धकेल रहा था, जैसे किसी भी कीमत पर अंदर घुसना चाहता हो। गेट के दूसरी तरफ मुर्दों की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, जो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। उनके शरीर एक दूसरे से सटे हुए थे, जैसे सड़न की कोई लहर हो। हवा में मौत की बदबू भरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो वीरान किला अब बस तबाह होने ही वाला है। किले की दीवार पर खड़े थकेहारे सिपाही घेरा डाले हुए ज़ॉम्बीज़ को कोस रहे थे। उनकी आवाजों में तनाव और गुस्सा साफ झलक रहा था। वे खत्म होते राशन और ढलते सूरज के बारे में बुदबुदा रहे थे, क्योंकि अंधेरा होने पर अंधेरे के साए और भी खतरनाक हो जाते थे। एक योद्धा, जिसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी, लगभग हार मान चुका था। उसने कहा कि अब उसे नहीं लगता कि कोई बचाने आएगा। अगर वे यहाँ और ज्यादा देर फंसे रहे तो हालात और बिगड़ते जाएंगे, डर फैलेगा, अनुशासन टूटेगा और उनकी मौत किसी धीमी और तय सजा की तरह आएगी। तभी दीवार पर एक कड़क आवाज गूंजी, जिसने सिपाहियों को इकट्ठा होने और रोना धोना बंद करने का हुक्म दिया। वो आवाज उनकी कमजोरी का मजाक उड़ा रही थी और कह रही थी कि उन बुज़दिलों की तरह बर्ताव न करें जिन्होंने लड़ने से पहले ही अपनी कब्र खोद ली है। कैशा एवेराइन बड़े हौसले के साथ सिपाहियों की तरफ बढ़ी। उसकी चाल में दृढ़ता थी और आंखों में गुस्सा। वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि वे हार चुके हैं, खासकर तब जब वे अभी भी जंग के मैदान में थे। उनके पास हथियार थे, वे सांस ले रहे थे और अभी भी 1 घंटे और लड़ सकते थे। उसने जेम्स नाम के अपने एक साथी को ताना मारते हुए याद दिलाया कि कैसे वो कभी आसान जिंदगी के सपने देखता था और अब यहाँ बिना लड़े मरने को तैयार है। उसने एक और सिपाही का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसने तो शादी करने का वादा किया था, जिस पर किसी ने उस सिपाही के धूल भरे चेहरे की तरफ इशारा किया और सब खिलखिलाकर हंस पड़े। अपनी आवाज में जोश भरते हुए कैशा ने आने वाली मदद की बात की, जैसे वो अपने यकीन के दम पर सच को बदल देगी। उसने अपने साथियों को थोड़ा और डटे रहने को कहा। उसे यकीन था कि बस थोड़ी और देर की ये हिम्मत ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय करेगी। लेकिन उस जोश के पीछे वो सच जानती थी, उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। न हथियार बचे थे और न ही खाना, और हर गुजरते घंटे के साथ उनकी ताकत कम हो रही थी। अगर कुछ नहीं बदला तो मौत उनका इंतजार कर रही थी। अचानक पत्थर टूटने की एक भयानक आवाज आई, जैसे किसी दैत्य की मुट्ठी ने पत्थर को चकनाचूर कर दिया हो। उस शोर ने कैशा का ध्यान खींच लिया। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उस आवाज में ये साफ इशारा था कि ज़ॉम्बीज़ से भी बुरा कुछ आ पहुंचा है।
सिपाहियों ने देखा कि पूर्वी दीवार टूट गई है और उसमें बड़े बड़े छेद हो गए हैं। पूरी यूनिट सन्न रह गई। एक पल के लिए तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि वे देख क्या रहे हैं, जैसे उनकी आंखों के सामने हकीकत ही फट गई हो। टूटी हुई दीवार के पीछे के अंधेरे से कुछ डरावनी परछाइयां आगे बढ़ी, जो किसी बुरे सपने जैसी दिख रही थीं, और उनकी आंखें नरक की आग की तरह जल रही थीं। वे अजीबोगरीब रोशनियां जैसे जैसे करीब आईं, डरे हुए सिपाहियों की धड़कनें तेज हो गईं। दीवार के मलबे के बीच एक विशाल राक्षस खड़ा था। उसका शरीर ताकत से भरा और विकृत था, और उसके कई सिर थे। उसके भारी हाथ ऐसे हिल रहे थे जैसे वो हवा को भी मरोड़ सकता हो। अचानक वो किला उस चीज के सामने बहुत छोटा लगने लगा। उस राक्षस ने अपने 3 नुकीले नाखूनों वाले हाथ को हवा में घुमाया, जिसकी आवाज ही रूह कपा देने वाली थी। वो सिर्फ हमला नहीं कर रहा था, वो तो जैसे उन सबको मिटा देना चाहता था, उनकी आखिरी पनाहगाह को कुचलकर धूल में मिलाना चाहता था। स्पेशल यूनिट में खलबली मच गई जब उन्होंने पूर्वी दीवार को और ज्यादा गिरते देखा। पत्थर किसी गिरते हुए दांतों की तरह बिखर रहे थे। वो किला जो पहले ही जर्जर था, अब उस राक्षस के कहर के नीचे पूरी तरह ढहने की कगार पर था। राक्षस के पंजों के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी, जो किसी धड़कन की तरह धक धक कर रही थी। सिपाहियों को तुरंत समझ आ गया कि मुसीबत कितनी बड़ी है। वो जानवर सिर्फ ताकतवर नहीं था, बल्कि जादू का भी इस्तेमाल कर रहा था। किले के अंदर रोशनी के खंभे जैसे दीवारों और फर्श को चीरते हुए निकल आए। उनके पीछे पीछे अनगिनत ज़ॉम्बीज़ अंदर घुसने लगे। वे उन टूटी हुई दीवारों के बीच से किसी बाढ़ की तरह उन थके हुए योद्धाओं की तरफ बढ़े, जो पहले ही अपनी आखिरी सांसों तक लड़ रहे थे। कैशा ने जोर से चिल्लाकर अपने योद्धाओं को संभलने का हुक्म दिया, क्योंकि अगर गेट या बची हुई दीवारें टूटीं तो इस सैलाब को रोकना नामुमकिन होगा। उसने कहा कि सबको डटे रहना होगा और अपनी जगह नहीं छोड़नी है, क्योंकि एक भी गलती का मतलब था उन अनगिनत मुर्दों के नीचे दबकर मर जाना। दांत पीसते हुए योद्धाओं ने आने वाले खतरे का सामना किया, और उनकी कमांडर की भी रूह कांप गई। कैशा को एहसास हुआ कि हालात कितने खराब हैं। सिर्फ ज़ॉम्बीज़ से निपटना तो फिर भी ठीक था, लेकिन जादू करने वाला वो राक्षस किले को तहस-नहस कर रहा था। अब बचना किसी करिश्मे से कम नहीं था। पूर्वी दीवार के उस अंधेरे गड्ढे से कुछ डरावनी आंखें उन्हें देख रही थीं, स्थिर, चालाक और बेरहम। वे चमकती आंखें किसी बुरे शकुन जैसी थीं, जो उनकी दहशत को नाप रही थीं और ये हिसाब लगा रही थीं कि उन्हें कैसे तोड़ना है। अब उन्हें इन राक्षसों से भी लड़ना था, जो अनगिनत लाशों को जोड़कर बनाए गए अजीबोगरीब मुर्दे थे। वो सिर्फ एक जीव नहीं था, बल्कि जिंदगी का मजाक उड़ाने वाली एक डरावनी चीज थी, जो बड़े भयानक इरादे से उनकी तरफ बढ़ रही थी। उस डरावनी चीज को देखते हुए कैशा को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस हुई। ये चीज अपने आप नहीं चल रही थी, इसे दूर बैठा कोई अनजाना शख्स कंट्रोल कर रहा था। ये सोचकर कि कोई कठपुतली की तरह इस कत्लेआम को चला रहा है, उसने अपने हथियार को और मजबूती से पकड़ लिया। इन इलाकों में ज़ॉम्बीज़ और कंकाल अपने आप मौत की हवा से पैदा हो जाते थे, जैसे जहरीली जमीन पर जंगली घास उग आती है। प्लेन ऑफ द डेड पर उनकी भीड़ दिखना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ऐसी विशाल और चालाक चीजें एकदम अलग थीं। वे इस वीराने के हिसाब से भी कुदरती नहीं लग रही थीं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे किसी ने जानबूझकर मौत को एक हथियार का रूप दिया हो। इससे एक और डरावनी बात सामने आई, किसी ने जानबूझकर ऐसे भयानक राक्षस बनाए थे। अगर ये सच था, तो इस किले पर सिर्फ हमला नहीं हुआ था, बल्कि इसे एक टेस्टिंग ग्राउंड बनाया गया था और इस स्पेशल यूनिट को चारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। जब उस टूटी हुई दीवार से एक और राक्षस निकला,
तो कैशा और उसके साथी उसे फटी आंखों से देखते रह गए। उसकी परछाई कुछ अलग थी पर उतनी ही भयानक। ऐसा लगा जैसे वो किला खुद भी उस खतरे को महसूस कर पीछे हटने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो बुरा सपना और भी गहरा हो गया। उस राक्षस के फटे हुए पेट से ढेरों ज़ॉम्बीज बाहर निकलने लगे, जैसे किसी टूटे हुए छत्ते से कीड़े निकलते हों। वे गिरते ही उनकी तरफ दौड़ने लगे, जैसे वे सिर्फ भूख और तबाही के लिए ही बने हों। उस विशाल राक्षस के अंदर से और भी ज्यादा डरावने शरीर बाहर निकलने लगे। वे थके हुए योद्धा अब एक बढ़ती हुई लहर के सामने थे और हर पल उनके दुश्मनों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। नाइट्स की कमांडर कैशा उस मुर्दों की फौज से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। उसने गुस्से में अपने आप को संभाला और खड़ा रहने की कोशिश की, क्योंकि अगर उसने हिम्मत हारी तो पूरी टीम बिखर जाएगी। उसके दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, वो भयानक दिन जब जल्लाद की कुल्हाड़ी चली थी और उसकी पूरी दुनिया एक पल में उजड़ गई थी। वो मंजर आज भी उसकी आंखों के सामने इतना साफ था, जैसे दुख ने उसे किसी शीशे में कैद कर लिया हो। उस दिन सफेद चोगा पहने और चेहरे पर नकाब लगाए एक आदमी ने बड़ी बेरहमी से फैसला सुनाया था। उसने एफ्रेन परिवार को देशद्रोही करार दिया और सजा सुनाई, जैसे वो कोई कानूनी शब्द नहीं बल्कि मौत का फंदा हो। उनकी सारी जमीन जायदाद बिना किसी रहम के छीन ली गई। सम्राट के आदेश पर पूरे परिवार को मौत की सजा सुनाई गई और ये फैसला ऐसे सुनाया गया जैसे ये कोई मामूली कागजी कार्रवाई हो, न कि एक हंसते खेलते खानदान की तबाही। सजा देखने आए शहर के लोग आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि एफ्रेन परिवार पर लगाए गए इल्जाम झूठे और बेतुके हैं। कईयों का मानना था कि ये सब पहले से तय था और मुकदमे से बहुत पहले ही फैसला हो चुका था। सच को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। जब एफ्रेन खानदान का अंत करीब आया तो कुछ लोग दुआ कर रहे थे कि उनकी बेटी जो भाग निकली थी वो कहीं सुरक्षित रहे। इस बीच सम्राट के हुक्म का पालन करते हुए जल्लाद ने दरांती जैसी दिखने वाली कुल्हाड़ी उठाई और उसे बड़ी बेरहमी से उस बेगुनाह पर दे मारा। चौराहे पर एक भयानक आवाज गूंजी जब उस कुल्हाड़ी ने कैशा के पिता की गर्दन काट दी। वो आवाज किसी बिजली के कड़कने जैसी थी और भीड़ सहम गई। वो मंजर इतना खौफनाक था कि कोई उसे नजरअंदाज नहीं कर पाया। कोई उस सिर के पास गया जो 1 मिनट पहले तक जिंदा था। वो बड़ी शांति से उसके करीब रुका, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो, शायद सन्नाटे का या शायद आखिरी सांस के खत्म होने का। वो कोई और नहीं खुद कैशा थी, जो एक हुड के पीछे छुपी कांप रही थी और खुद को चीखने से रोक रही थी। खून की वो धात्विक गंध उसके दिमाग पर हावी हो रही थी और उसके गले में किसी जहर की तरह उतर रही थी। तभी एक ऐसी आवाज आई जो मुमकिन ही नहीं थी। वो उसके पिता की आवाज थी, जो उस खौफनाक मंजर के बीच से गूंज रही थी, जैसे कोई रूह जाने से मना कर रही हो। जमीन पर पड़ा वो सिर जैसे हिल रहा था, उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। एक आंख खुली और उसने कैशा को देखा, जैसे उसे पुकार रही हो कि वो एफ्रेन खानदान का नाम दोबारा रोशन करे और उस मौत का बदला ले जिसका वो हकदार नहीं था। कैशा किसी गहरी सोच में डूबी वहीं खड़ी थी, यादों और हकीकत के बीच फंसी हुई। तभी किसी ने उसे फिर से पुकारा, लेकिन इस बार वो किसी मुर्दे की फुसफुसाहट नहीं थी। वो एक जिंदा और जानी पहचानी आवाज थी, जो उसे यादों के उस गहरे अंधेरे से बाहर खींच रही थी। जब उसे होश आया तो उसने खुद को उस अफरातफरी के बीच अपने सिपाहियों से घिरा हुआ पाया। वे उसे सही सलामत देखकर राहत की सांस ले रहे थे, जबकि चारों तरफ आग की लपटें उस किले को किसी जलते हुए ताबूत की तरह घेरे हुए थीं। उसने खुद को संभाला और तुरंत हुए नुकसान की जानकारी मांगी। जवाब सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली,
किसी सिपाही को चोट नहीं आई थी, सिर्फ दीवार गिरी थी। हालांकि वही दीवार अब उनकी कब्र बनने वाली थी। कुछ सिपाहियों को लगा कि राक्षस रुक गया है, उन्हें लगा कि वो हार गया है। लेकिन जो ज्यादा समझदार और डरे हुए थे, उन्हें यकीन था कि वो फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा है। वे गिड़गिड़ाने लगे कि उसे अभी खत्म कर दिया जाए, इससे पहले कि वो दूसरा हमला करे। लेकिन हालात अभी भी बहुत खराब थे। पूर्वी दीवार से ज़ॉम्बीज़ का आना जारी था। वे किसी बाढ़ के पानी की तरह किले के अंदर घुस रहे थे। जितना वक्त वे बहस में गवा रहे थे, दुश्मन उतना ही करीब आ रहा था। उस राक्षस के अजीबोगरीब सिर पर एक खोपड़ी थी जिसकी आंखें खाली और काली थीं। वो सन्नाटा डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। अगले ही पल वे खाली आंखें एक तेज रोशनी से जल उठीं। सिपाहियों को बड़ा गहरा झटका लगा जब उन्होंने देखा कि वो भयानक चीज जाग गई है। उसे जो भी शैतानी ताकत कंट्रोल कर रही थी, उसने आखिरकार अपनी आंखें खोल ली थीं। कैशा को अब एक बड़ा फैसला लेना था। उसका दिमाग तेजी से रास्ते तलाश रहा था। उसे एक कड़वा सच पता था, अगर उस राक्षस ने दोबारा हमला किया तो वे तभी बच पाएंगे जब वो कोई रास्ता निकाले, चाहे उसके लिए कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। उन लोगों के सामने वो राक्षस जैसे सच में जाग गया। उसका भारी शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे वो किसी लंबी और जहरीली नींद से जागा हो। वो धीरे धीरे उठा। उसकी हड्डियां कड़क रही थीं और मांस इधर उधर खिसक रहा था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसका डरावना रूप देखकर सिपाहियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डर के उस पल में कैशा एवेराइन के दिमाग में एक बहुत ही घटिया सा ख्याल आया। वो अपने साथियों को चारे की तरह इस्तेमाल कर सकती है। अगर राक्षस का ध्यान दूसरों पर चला जाए तो वो चुपके से निकल सकती है। किले से भागकर कम से कम अपनी जान तो बचा सकती है। जब भी कोई बड़ा खतरा आता, उसका पहला काम भागना ही होता था। उसे वो वक्त याद आया जब उनकी टीम तहखाने के घुटन भरे अंधेरे में एक पुराने शैतान से लड़ रही थी। जब चारों तरफ मौत मंडरा रही थी और उसके हाथ पांव कांप रहे थे, तो उसे बस बाहर निकलने का रास्ता ही सूझता था। उस समय वो अपनी टीम को छोड़कर भाग गई थी और खुद से बस यही कह रही थी, जिंदा रहना है, जिंदा रहना है। उसने अपने डर को ही बहाना बना लिया था। वो याद आज भी उसके दिमाग में किसी गंदगी की तरह चिपकी हुई है, चाहे वो उसे कितना भी मिटाने की कोशिश करे। वो मैदान छोड़कर क्यों भाग जाती थी, इसकी एक बड़ी वजह थी अपने खानदान का नाम फिर से रोशन करने की जिद। और हमेशा की तरह वही मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया। उसके पिता का कटा हुआ सिर, वो खून, वो अजीब सी आवाज और वो वादा जो उसने खुद से किया था। वो आवाज कि एफ्रेन नाम को दोबारा वापस लाना है, उसके दिमाग में किसी श्राप की तरह गूंजती रहती थी। ये सिर्फ एक याद नहीं थी, बल्कि एक हुक्म था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी तभी सार्थक है जब वो सब कुछ वापस पा ले जो उससे छीना गया था। जैसे ही सिपाही संभले, राक्षस ने हमला कर दिया। उसका भारी शरीर एक काली ताकत से चमक उठा। एक जोरदार जादुई वार हुआ जो सिपाहियों को किसी अदृश्य हथौड़े की तरह लगा, जैसे उस जीव ने हवा को ही हथियार बना लिया हो। वो हमला इतना जबरदस्त था कि योद्धा अपने पैरों पर टिक ही नहीं पाए। वे पत्थर पर फिसलते हुए पीछे हट गए, उनके घुटने जवाब दे गए। उनकी घेराबंदी टूट गई, ढालें नीचे गिर गईं और मजबूत से मजबूत योद्धा को भी लगा जैसे उसकी हड्डियां हिल गई हों। वो राक्षस रुका नहीं। उसने अपना तलवार जैसा पंजा उठाया जो मौत का इशारा दे रहा था। वो चाहता था कि इन योद्धाओं का खेल जल्दी खत्म कर दे, इससे पहले कि वे दोबारा हिम्मत जुटा पाते। पूरी ऊंचाई पर खड़े होकर उस जीव ने अपना तलवार जैसा हाथ हवा में घुमाया।
एक सिपाही डर के मारे जोर से चीखा जब उस वार की परछाई उस पर पड़ी। वो इंसान की बेबसी और उस राक्षस की भयानक ताकत का मुकाबला था। कैशा अब अपने मरे हुए पिता की वो डरावनी आवाज नहीं सुनना चाहती थी, न कोई हुक्म, न कोई बोझ और न ही वे पुरानी यादें। उसे कड़वे एहसास के साथ समझ आया कि उसके सारे कारण बस बहाने थे। सच तो ये था कि वो डरते डरते और भागते भागते थक चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली और पूरी हिम्मत जुटाकर आगे की तरफ झपटी। उसने अपने त्रिशूल जैसे भाले को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा हुआ था। उसने उस खूंखार राक्षस पर सीधा हमला बोल दिया। उसकी फुर्ती और तेजी देख ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने अंदर के डर को ही खत्म करना चाहती हो। पहले जब वो राक्षसों से भागती थी तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि वो शरीर से कमजोर थी, बहुत धीमी, बहुत नाजुक। पर पिछले कुछ महीनों की मुसीबतों ने उसे मजबूत बना दिया था और जंग के मैदान ने उसे सिखा दिया था कि कमजोरी को मिटाया जा सकता है। डार्क स्पिरिट के 23वें रूप प्राइमॉर्डियल ब्लॉसम का इस्तेमाल करते हुए कैशा ने पूरी ताकत से वार किया। उसके भाले से काली आग जैसी शक्ति निकली और उसने उसे पूरी सटीकता के साथ उस राक्षस के शरीर में उतार दिया। वो राक्षस संभल नहीं पाया और उसे गहरा झटका लगा। उसका भारी शरीर डगमगाया और किसी भूकंप जैसी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। जमीन से धूल ऐसे उड़ी जैसे खुद किला भी दहल गया हो। कैशा को ऐसे लड़ते देख वहां मौजूद सिपाहियों की जान में जान आई। घंटों बाद उनके चेहरों पर थकान की जगह उम्मीद की चमक दिखी। उनमें एक नया जोश भर गया जिसने उनके डर को दबा दिया। वे फटी आंखों से उसे देखते रहे कि कैसे उसने उस राक्षस पर कूदकर उसे ढेर कर दिया। वे दंग थे कि एक ही वार में इतनी बड़ी चीज कैसे गिर गई। चारों तरफ फुसफुसाहट होने लगी। उसने ये कैसे किया, इतनी ताकत कहां से आई और वे उस पर शक क्यों कर रहे थे। कैशा ने अपने साथियों को बड़ी सख्त नजरों से देखा और चेतावनी दी कि एक पल के लिए भी ढील मत छोड़ना। उसने गुस्से में कहा कि ये चीज फिर से उठेगी। उसने पहले भी ऐसी चीजों को दोबारा जिंदा होते देखा था और वो नहीं चाहती थी कि जीत के जश्न के चक्कर में वे सब मारे जाएं। स्पेशल यूनिट ने तुरंत फैसला किया कि वे मीनार की तरफ पीछे हटेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि ऊंचाई और संकरे रास्ते की वजह से वे वहां टिक पाएंगे। अगर वे वहां पहुंच गए तो शायद मदद आने तक जिंदा बच जाएं। उस गिरे हुए राक्षस के ऊपर से गुजरते हुए कैशा बड़ी सावधानी से बढ़ रही थी ताकि थोड़ा और वक्त मिल सके। लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के उसके पैर के पास ही राक्षस के शरीर से दो लाल सींग जैसी चीजें बाहर निकल आईं। कैशा एकदम से ठिठक गई। उसकी हैरानी डर में बदल गई। उसने देखा कि उस हारे हुए राक्षस के शरीर में अजीब से बदलाव हो रहे हैं। उसकी सांसें अटक गईं और रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि ये मौत नहीं बल्कि कुछ और बनने की शुरुआत है। अगले ही पल राक्षस के मांस से किसी भाले की तरह एक लंबा कांटा तेजी से निकला। वो बहुत तेजी से आया और उसने कवच को चीरते हुए कैशा के शरीर के पार हो गया। अपनी लीडर के साथ ये हादसा होते देख पीछे खड़े योद्धा चीख पड़े। उनकी आवाजें कांप रही थीं। कुछ उसकी तरफ दौड़ना चाहते थे तो कुछ इस अचानक हुए हमले से सहमकर पीछे हट गए। उस राक्षस के शरीर से अब और भी भयानक चीजें निकलने लगीं, अजीब से अंग और गांठें जिन पर डरावनी आंखें थीं। वे आंखें कैशा को ऐसे देख रही थीं जैसे उसके दर्द का मजा ले रही हों, जैसे कोई कसाई अपने शिकार को लटकाकर देख रहा हो। सबसे डरावनी चीज थी एक खोपड़ी जैसी शक्ल जो बीच से मुड़ी हुई थी, जैसे किसी पागल कारीगर ने उसे बनाया हो। वो अजीब तरह से टेढ़ी मेढ़ी थी और उसे देखकर ही सिपाहियों का जी मिचलाने लगा। योद्धा गुस्से से कांपते हुए उस राक्षस को कोसने लगे।
इतना सब झेलने के बाद वे उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते थे। उनके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी, क्योंकि इस हाल में पीछे हटना उन्हें गद्दारी जैसा लग रहा था। कैशा को वहां छोड़ना नामुमकिन था। दबी हुई और कमजोर आवाज में कैशा ने अपने साथियों को वहां से जाने का हुक्म दिया। उसने दोनों हाथों से उस कांटे को पकड़ा और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। उसने अपने दांत भींच लिए और खून से सने दस्तानों के बावजूद चीखी नहीं। उसने अपने वफादार योद्धाओं से कहा कि वे तय किए गए प्लान पर चलें और मीनार की तरफ भागें। जख्मी होने के बावजूद वो एक लीडर की तरह आदेश दे रही थी, ताकि वे बच सकें और आगे लड़ सकें। वो राक्षस अपने शिकार को छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी वो खोपड़ी जैसी चीज खुली और उसमें से एक काली और लाल रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी किसी जहरीले दिल की तरह धड़क रही थी, जो एक और जादुई हमले का इशारा था जिससे कोई ढाल नहीं बचा सकती थी। उस राक्षस के शरीर में फंसी हुई कैशा बस बेबसी से देख रही थी कि दुश्मन अब क्या करने वाला है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, पर उसने खुद को होश में रखा और उस राक्षस की हर हरकत पर नजर बनाए रखी। ये नया जादुई हमला और भी डरावना था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये क्या कर सकता है। वो अजीब सी शक्ति किसी पुराने और खूंखार शिकारी जैसी लग रही थी। जब इंसान को ये न पता हो कि जादू क्या करने वाला है, तो डर और भी बढ़ जाता है। उस चीज को देखते हुए कैशा के दिल में एक गहरी टीस उठी। काश वो और मजबूत होती, इतनी मजबूत कि खुद को छुड़ा पाती, सबको बचा पाती और इस बुरे सपने को खत्म कर पाती। लेकिन वो पहले से ही मजबूत थी और जंग के मैदान ने ये साबित कर दिया था। उसी पल एस्टेलोन के शासक की वो मशहूर तलवार वहां पहुंच गई, जिसने अपने मालिक को अनगिनत दुश्मनों को हराने में मदद की थी। उसकी मौजूदगी ने अंधेरे को बिजली की तरह चीर दिया। अब कोई भी काली शक्ति उस राक्षस को नहीं बचा सकती थी। हवा में भी जैसे हलचल मच गई और राक्षस की पकड़ ढीली पड़ने लगी, जैसे किसी बहुत ही ताकतवर शक्ति ने उसके सामने लक्ष्मण रेखा खींच दी हो। जो अपने से ताकतवर दुश्मन के सामने डटा रहे, वो कमजोर नहीं कहलाता। इन शब्दों में बड़ी गहराई थी, बिल्कुल सच बात थी, क्योंकि हिम्मत जीत से नहीं, बल्कि डर के बावजूद हार न मानने से नापी जाती है। वो राक्षस पल भर में टुकड़ों टुकड़ों में बिखरने लगा। किसी ने बहुत तेजी से उस पर वार किया था। कैशा के साथी सन्न होकर उस बोलने वाले को देखने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ बातें नहीं थीं, बल्कि सच में कोई बहुत बड़ी ताकत उनकी मदद को आ गई थी। उस राक्षस पर बिजली की फुर्ती से वार करने के बाद सिपाहियों को बचाने वाला वो शख्स जमीन पर उतरा। उसकी चाल में गजब का कंट्रोल था, जैसे वो कोई ऐसा योद्धा हो जिसे पता है कि बाजी को पलटने से पहले ही कैसे खत्म किया जाता है। उसने एक अनुभवी नजर से कैशा के जख्म को देखा। हालांकि वो राक्षस के चंगुल से छूट गई थी, पर जख्म काफी गहरा था। कैशा ने उसे वहां देखने की उम्मीद नहीं की थी। उसने हैरानी से उसे पहचाना। उसकी तरफ एक दवा की शीशी फेंकी गई। उस योद्धा ने उसे सही वक्त पर वहां आकर बचाया था। कांपते हाथों से उसे पकड़ते हुए कैशा ने बस किसी तरह शुक्रिया कहा। उसने उस शीशी को ऐसे पकड़ा जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद हो। जो कुछ हुआ था उससे कैशा अभी भी हैरान थी। वो बस उस आदमी को देखती रह गई जिसने उसकी हिम्मत की ऐसे तारीफ की जैसे मौत से लड़ना कोई मामूली बात हो। उसने कैशा को आराम करने को कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा दम था जिसे टाला नहीं जा सकता था। वो यान था। उस योद्धा ने साफ कह दिया कि अब सब कुछ उस पर छोड़ दिया जाए। उसने ऐलान किया कि वो अब इस बचाव अभियान की कमान संभाल रहा है। उसके कहने का अंदाज ऐसा था कि अब दुश्मन को उससे निपटना होगा।
जल्द ही दवा की वो खाली शीशी राख और मलबे के बीच जमीन पर गिर पड़ी। कैशा ने बिना सोचे समझे उसे पी लिया था, क्योंकि उस वक्त उसका शरीर बस किसी तरह ठीक होना चाहता था। कांपती आवाज और नम आंखों से कैशा ने फिर से यान का शुक्रिया अदा किया। उसने साफ साफ मान लिया कि वो उसकी जिंदगी की कर्जदार है, क्योंकि अगर वो न आता तो वो राक्षस उसे कब का मार चुका होता। उसने यान को चेतावनी देनी चाहिए कि ये राक्षस बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और ये लड़ाई कितनी भारी हो सकती है, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। यान ने उसे बीच में ही रोक दिया और बड़े आराम से कहा कि फिक्र न करे, जैसे वो सब कुछ पहले से जानता हो। जब उसे पता चला कि वो जीव अब दोबारा ठीक नहीं हो पाएगा, तो कैशा ने यान के उत्तर वाले मिशन का जिक्र किया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो वहां है। यान ने बस इतना कहा कि वो अपना काम खत्म करते ही सीधे यहाँ चला आया, क्योंकि वो अपने साथियों को इस नर्क में नहीं छोड़ सकता था। यान ने कहा कि वो अपने लोगों को खतरे में देख हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था। उसकी ये बात सुनकर सिपाहियों के हौसले बढ़ गए। वे इस बात से हैरान थे कि कोई अपनी मर्जी से इस नर्क में कैसे आ सकता है, क्योंकि प्लेन ऑफ द डेड में आना सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि मौत को चुनौती देना था। जब सिपाही उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे और उसे एक मिसाल बताने लगे, एक ऐसा योद्धा जिस पर सच में भरोसा किया जा सके, तो यान को अंदर ही अंदर बड़ी तसल्ली हुई। उनकी बातों से उसका मान और बढ़ गया, जिसे उसने बड़े सलीके से स्वीकार किया। फिर सिपाहियों ने पूछा कि बाकी की टीम कहाँ है। उन्हें लगा था कि पूरी की पूरी टुकड़ी भेजी गई होगी। यान ने तुरंत उनकी गलतफहमी दूर की और बताया कि वे सिर्फ 5 लोग आए हैं। ये सुनकर उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पहले तो वे बहुत खुश हुए थे। उन्हें लगा था कि शायद 50 यूनिट मदद के लिए आई होंगी, लेकिन सच जानकर उनके चेहरे लटक गए। सिर्फ 5 लोग। बाहर मुर्दों की इतनी बड़ी फौज के सामने ये गिनती बहुत ही कम थी। सिर्फ 5 लोगों की मदद की बात सुनकर थके हुए सिपाही मायूसी में एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उन्हें फिर से वही अकेलापन महसूस होने लगा, क्योंकि उम्मीद तो आई थी, लेकिन बहुत कम थी। कैशा एवेराइन ने मैदान में चिल्लाकर सबको शांत होने को कहा। उसकी आवाज लोहे के टकराने जैसी साफ और कड़क थी। उसने याद दिलाया कि किसी स्पेशल यूनिट की ताकत महज गिनती से नहीं, बल्कि अनुशासन, आपसी तालमेल और फौलादी जिगर से नापी जाती है। नाइट यान बड़े चाव से उसकी बातें सुन रहा था, जैसे उसकी एक एक बात पत्थर की लकीर हो। युवा कैडेट कैशा एवेराइन को अपने दोस्तों के आने की राहत महसूस करने दो। तबाही और खौफ के बीच उसे इस छोटी सी गर्माहट की वाकई जरूरत थी। वे हंसी मजाक की बातें बस यूं ही नहीं थीं, वे उसे संभालने के लिए एक मरहम की तरह थीं, ताकि उसकी घबराहट कहीं बेकाबू न हो जाए। उसकी हंसी भी ऐसी लग रही थी जैसे उसने ऐन वक्त पर कोई ढाल उठा ली हो। अब जाकर कैशा को सब कुछ साफ साफ समझ आ गया। रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर के चीफ इंस्ट्रक्टर डेमियन ने गलती से किसी को यहां नहीं छोड़ा था। उसने जानबूझकर एक स्पेशल यूनिट को यहां तैनात किया था, जैसे किसी अंधेरे रास्ते में एक तेज तलवार छोड़ दी हो, बस ये देखने के लिए कि कौन जिंदा बचता है। कैशा के मुताबिक नाइट यान अब डेमियन की नजरों से उतर गया था, और इस एक बदलाव का नतीजा बहुत खतरनाक था। यही वजह थी कि उसे ऐसी जगहों पर भेजा गया जहां हवा में खून और पुराने डर की महक थी, जहां छोटी सी गलती की सजा फौरन मिलती थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई ड्यूटी नहीं, बल्कि खून से लिखी गई एक परीक्षा थी। वो लड़की उस लड़के का शुक्रिया अदा करना चाहती थी जिसने उसकी जान बचाई थी, और पूछना चाहती थी कि वो आखिर है कौन। लेकिन उसकी बात गले में ही अटक गई।
उनके सामने एक ऐसी डरावनी चीज आ खड़ी हुई थी जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल था कि ऐसा कुछ सच में हो सकता है। पीछे देखो, नाइट यान, कैशा जोर से चिल्लाई और कांपती उंगली से इशारा किया। एक बहुत बड़ा पंजा तेजी से उनकी तरफ बढ़ा, उसके नाखून हवा चीर रहे थे। वो दोबारा जिंदा हुआ राक्षस उस बहादुर योद्धा को अपना शिकार बनाने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब नाइट यान ने पीछे मुड़कर देखा तो वो इतना शांत था कि किसी को भी गुस्सा आ जाए, जैसे सामने खड़ा खतरा बस उड़ती हुई धूल हो। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, वो बिल्कुल बेफिक्र और काबू में लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था या तो उसे खतरे का अंदाजा नहीं है, या फिर वो उसे इतनी अच्छी तरह जानता है कि उसे अब डर ही नहीं लगता। कैशा की स्पेशल यूनिट के सिपाही अपने साथी की इस शांति को देखकर दंग थे। एक पल के लिए उन्हें लगा कि राक्षस का वार चूक गया है, लेकिन उनके दिल की घबराहट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि नाइट यान की वो खामोशी अनभिज्ञता नहीं बल्कि पूरा भरोसा लग रही थी। नाइट यान ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली, उसे पता था कि सिर्फ सिर काटना काफी नहीं होगा। उसने डरावनी कहानियां सुनी थीं, जब मौत को काला जादू जोड़ता है तो सिर कटना बस एक छोटी सी रुकावट होती है। अगर यहां भी यही नियम था तो यान उसे तोड़ने के लिए तैयार था। वो उस राक्षस को 100 बार मारने को तैयार था, जब तक कि उसका श्राप खुद दम न तोड़ दे। नाइट यान की बातों और बेखौफ अंदाज से चिढ़कर राक्षस ने हमले से जवाब दिया। उसका एक डरावना पंजा लंबा और सख्त होकर भाले जैसा बन गया, जैसे किसी बुरे सपने से बना हुआ कोई कांटा हो। उसने उस हथियार को बड़े खूंखार अंदाज में उठाया, मानो वो उस योद्धा को जमीन में गाड़ देना चाहता हो।